डियर फ्रेंड्स, आज हम फ्री कंसेंट के आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे फ्रॉड। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर करी थी दो चीजें, कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आज हम टेकअप करते हैं फ्रॉड। प्रीवियस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया है। अब हम समझते हैं फ्रॉड क्या चीज आ रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो फ्रॉड की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कहूँगा टेक्निकल और एक बार यूज करूंगा हाइपर टेक्निकल है। तो मैंने उसको सिंपल उस डेफिनेशन को मैंने सिंपल वर्ड्स में कैप्चर करा है। फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस वेयर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ स्ट्रेंजर। जैसे हम लोगों ने कोएर्जन में पढ़ा था कि कोएर्जन कैन कम फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एंड कोएर्जन कैन गो टू अ स्ट्रेंजर, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में पढ़ा था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन ओनली कम फ्रॉम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेंजर का कोई रोल नहीं है। आइए पूरी रीड करते हैं। फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन as to the fact with the knowledge of his falsehood with a view to deceive the other party who actually acted on the faith of representation and suffered a loss। अभी आपको ये पढ़ के भी डेफिनेशन लग रहा होगा कि सर ये भी बहुत टेक्निकल है। आप तो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो और भी टेक्निकल है, बोले ये भी टेक्निकल लग रहा है। हम इस डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे। पहले हम फ्रॉड के एसेंशियल्स पढ़ते हैं। एक बार हम जब एसेंशियल्स पढ़ लेंगे तो डेफिनेशन हमको इसलिए समझ में आ जाएगी क्योंकि हम हर एसेंशियल्स में एक एक एग्जांपल लेंगे। पहला एसेंशियल आ रहा है बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट or by anyone with his knowledge or by his agent. Thus, fraud by a stranger to a contract does not affect the validity of the contract. इसको एग्जांपल को भी मैं पहले बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स टेकअप करता हूँ, फिर इस पर दोबारा से आ जाऊंगा क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि फ्रॉड का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। यहाँ तो हम इतना बोलना चाह रहे हैं कि ओनली फ्रॉड कैन बी डन बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्ट्रेंजर। बट हमें एसेंशियली कवर क्या करना है फ्रेंड्स कि भाई फ्रॉड होता क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। There must be false representation and it must be made with the knowledge of his falsehood। यहाँ पे हम दो चीजें कहना चाह रहे हैं। एक तो हमने झूठ बोला है और झूठ बोला हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आइए एग्जांपल से लेते हैं। A went to a mobile shop. B asked for a phone with a camera of 50 megapixel. B sold the mobile 30 megapixel by telling him that mobile phone is having 50 megapixel and he was aware that phone is having 30 megapixel. This is a fraud on the part of B as he made a false representation with the knowledge of the falsehood। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A went to mobile shop. B asked for a phone with a camera of megapixel. Same facts है। B has just received the stock from the wholesaler and in the process of arranging the same in a shop. He sold a mobile phone 30 megapixel by telling him that mobile phone is having 50 megapixel. B was not aware that phone is having a 30 megapixel. This is not a fraud on the part of B as he has made a false representation। उसने 30 मेगापिक्सल का फोन 50 मेगापिक्सल का करके बेच दिया। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, विदाउट द नॉलेज ऑफ द फॉल्सहुड। हेंस फ्रॉड तभी बनेगा जब एक पार्टी झूठ बोल रही है, देयर इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, और वो झूठ बोल रही है विद द नॉलेज ऑफ हिज फॉल्सहुड। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट। इस पे मैं आ रहा हूं विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, a mere opinion, a statement of expression or intention does not means fraud। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। A sold a mobile phone to B by telling him that it's having a battery of 5000 mAh. Actually, it was having 3000 mAh, and this fact was known to the A. This is a false representation as to the fact। आगे पढ़ते हैं। A sold mobile phone to B by telling him that mobile will work for 2 days without a charge. This is a mere opinion as to the working of factory, and the working of the factory depends upon uses. This is not a representation as to the fact। इसका मतलब
आप जो हम कहना चाह रहे हैं, हम सेकंड और थर्ड पॉइंट को कैप्चर करें फ्रेंड्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, बट झूठ किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? एक फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? विच इज एन एस्टेब्लिश थिंग। जैसे यहाँ पे हमने बोला बैटरी की जो कैपेसिटी है, जो बैटरी की पावर है, वो 500 mAh बाहर को चाहिए थी, बट सेलर ने उसको जो दिया, उसकी बैटरी बैटरी की क्या कहते हैं, जो भी यूनिट था कितना था? 3000 mAh। एंड दिस इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट। और इसको हम अगर डिस्टिंग्विश करें बी एग्जांपल से, यहाँ पे ए सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रहा है, ही इज नॉट गिविंग अ स्टेटमेंट एज टू द फैक्ट। तो बी केस में अगर फोन 2 दिन नहीं चलता है, दैट डज नॉट मीन्स ए कमिटेड अ फ्रॉड बाय एट द टाइम ऑफ सेलिंग द मोबाइल। दिस इज अ मेयर ओपिनियन। तो अगर हम डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं, मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एज टू द फैक्ट विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। तो आपको ये 2 पॉइंट होप क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। actually deceived. The fraud must have actually deceived the other party who has acted on the basis of representation. In other words, an attempt to deceive the other party by which other for other rather दोबारा read करता हूँ. In other words, attempt to deceive the other party and other party is not actually deceived. It's not a fraud. अब आपको एक समझाता हूँ एग्जांपल से. A wants a phone with a 50 megapixel. B sold a phone to A with a 50 megapixel but having a battery of 3000 mAh. B told A that battery is having 5000 mAh. In this case, there is a no fraud by B. A is not being deceived on a camera quality but cheated on a battery part. A was not concerned with the battery working, so A is not actually deceived. अगर मैं आपको इसके पीछे की थीम बताता हूं, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं फ्रेंड? फ्री कंसेंट। इसका मतलब आप डीलिंग करते हुए आपने पार्टी की कंसेंट, आपने पार्टी का माइंड वॉश करा है और उसकी वजह से पार्टी आपसे कांटेक्ट कर रही है। यहाँ पे इस एग्जांपल में पार्टी को क्या चाहिए था? बायर को क्या चाहिए था? 50 मेगापिक्सल का फोन, और सेलर ने वही 50 मेगापिक्सल का बेचा है। इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में the requirement of the buyer only 50 megapixel. The required buyer is not concerned with the battery unit 3000 mAh 5000 mAh, but seller ने उसको झूठ बोला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टेक्ट करते हुए, ये एग्रीमेंट करते हुए भी बायर का ब्रेन वॉश नहीं हुआ, बायर की कंसेंट वॉज फ्री। उसी थीम को यहाँ पे कैप्चर करते हुए ये लॉ में बोला गया है कि फ्रॉड हम कब मानेंगे फ्रेंड्स? जब बायर गलत बोल गया, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिसीव हुई है, बेवकूफ बनी है। ये द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव द अदर पार्टी who has acted on the faith of representation. Attempt to deceive other party and other party is not actually deceive is not a fraud. तो आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। Suffer a loss. The party acting on representation must have suffered some loss. A went to B shop for purchase of mobile with good camera quality as he want to make a good videos from camera. B told him that mobile with 30 megapixel but told him that mobile is having a 50 megapixel. Means 30 megapixel का फोन उसने 50 megapixel करके बेच दिया। A used the phone for his working and did not face any problem. This is not a fraud by B as A did not suffer any loss due to false representation by B. अब आपको यहाँ पे लगेगा सर ऑन द फेस तो फ्रॉड है। हम एक चीज समझते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था फ्रेंड्स, कोएक्शन में एग्री पार्टी को क्या राइट दिया जा रहा था? एग्री पार्टी को ये बोला जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी क्या बोला जा रहा है कि द एग्री पार्टी हैज अ राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों केस में कोएक्शन में भी आपने देखा पार्टी के ऊपर हमने कुछ थ्रेट दिया, जो भी हमने पढ़ा था। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी पार्टी को नुकसान हो रहा था।
अल्टीमेटली इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं या तो कोएक्शन में मेंटल इंजुरी थी और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल एज वेल एज द मॉनेटरी इंजरी भी हो सकती थी। अब फ्रॉड में अगर किसी को मैंने झूठ बोल के कोई सामान बेचा है और सामने वाले को ना तो कोई मॉनेटरी लॉस हो रहा है ना कोई मेंटल इंजरी हो रही है, उस केस में वो मुझसे क्या आके बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने कोई लॉस सफर नहीं करा है। तो हेंस फ्रॉड की डेफिनेशन में जो ये सारी चीजें सारे एलिमेंट्स है ये मैंने कैप्चर करा है। अब मैं उसको दोबारा से रीड करता हूँ। फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस वेयर पार्टी टू कॉन्टेक्ट, इस एग्जांपल को मैं दोबारा से लेता हूँ। पार्टी टू द कॉन्टेक्ट मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसके बारे में बोला? झूठ किसके बारे में बोला है? एक फैक्ट के बारे में बोला है, नॉट मेयर ओपिनियन, और विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। और वो पार्टी को पता था कि वो फैक्ट के बारे में झूठ बोल रहा है। विद अ व्यू टू डिसीव अदर पार्टी, वो अदर पार्टी को बेवकूफ बनाना चाहता था। और अदर पार्टी एक्चुअली एक्ट ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सफर अ लॉस। तो ये जितने हाईलाइटेड बोल्ड पॉइंट है, दीज आर द की वर्ड्स इन अ डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। तो अगर कल आपको एग्जाम में फ्रॉड की डेफिनेशन लिखनी है, अगर आप एक कीवर्ड को भी इनकॉर्पोरेट करके ग्रामेटिकली कुछ लिख पाए तो भी इट विल अमाउंट कि आपको फ्रॉड की डेफिनेशन फ्रेंड्स पता है। अब मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूं, बाय पार्टी टू दी कॉन्टेक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं। ए सेलर है गारमेंट्स का और बी बायर आया। बी ने अप्रोच करा एक्स को जो इसका सेल्समैन है। बी को चाहिए थी कॉटन शर्ट और एक्स ने सिंथेटिक शर्ट बोल के बी को कॉटन सिंथेटिक शर्ट को कॉटन शर्ट बोल के बी को बेच दिया। बी को वो बी ने वो वियर करा, उससे उसको एलर्जी हुई, उसको नुकसान हुआ। अब इस केस में क्या ये बोल सकते हैं? देखिए एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? बी और ए के बीच में। झूठ किसने बोला है यहाँ पे? एक्स ने। और एक्स को पता था सिंथेटिक शर्ट है, तो भी जो एक्स है वो झूठ बोल के बी को उसे कॉटन शर्ट बना के बेच रहा था। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड इज कमिटेड बाय द ए और विद हिज नॉलेज और बाय हिज एजेंट। अगर एक्स सेल्समैन जो है ए की शॉप पे काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि जो एक्स झूठ बोल रहा है वो ए की नॉलेज से बोल रहा है और एक्स इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ A. Hence, in this case also, it will be said that A has committed a fault. A has committed a fraud. अब इसको दूसरे एग्जांपल से लेता हूं। A और B है। A का जो शॉप है वो मोबाइल फोन बेचता है और ये इसके पास फोन, एग्जांपल लेता हूं। X जो है वो B का फ्रेंड है। एक्स ने बी को बोला कि भाई तुझे अगर मोबाइल फोन लेना है तो जाके ए की शॉप से ले ले, वो अच्छा फोन बेचते हैं। यहाँ पे ये और बोला कि वो सारे के पास उसके पास सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 50 मेगापिक्सल के कैमरे वाले फोन है और रेदर उसके पास इससे कम मेगापिक्सल के फोन ही नहीं है। बी ए की शॉप पे गया और बोला मुझे फोन दे दो, बिना चेकिंग करे वो 50 मेगापिक्सल का है या नहीं है, क्योंकि बी वॉज कन्विंस्ड बाय द एक्स स्टेटमेंट कि ए इज सेलिंग अ 50 मेगापिक्सल फोन। इन दिस केस ए ने उसको 30 मेगापिक्सल का फोन बेचा और वो 50 मेगापिक्सल का नहीं था। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि ए ने फ्रॉड करा है, बिकॉज बी का जो माइंड वॉश हुआ है वो एक्स के कहने से हुआ है, ना कि ए ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो हेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉड कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय द पार्टी टू द कॉन्टेक्ट, नॉट अ स्ट्रेंजर। तो होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। कि दोबारा रीड करता हूँ बॉस, कि रीड बार बार मैं भी करूंगा और आप भी बार बार करेंगे। मेरे पास बच्चे आते बोलते सर लॉ याद नहीं हो रहा है, तो मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूँ। लॉ को याद करने का एक ही तरीका है, पहले हम उस डेफिनेशन को बाय हार्ट समझ ले और उसको हम बार बार रीड करें। हम अगर बार बार रीड करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमको याद हो जाएगी। बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हमको हनुमान चालीसा अगर हम डेली पढ़ते हैं तो डेली पढ़ते पढ़ते वो हनुमान चालीसा में याद हो जाती है, हम उसको याद नहीं करते। सेम इज द केस विद द लॉ। अगर आप लॉ को बार बार पढ़ते रहेंगे ऑब्वियसली वो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी। अब जो रीड करते हैं, फ्रॉड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस वेयर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन as to the fact with the knowledge of falsehood with a view to deceive other party who actually acted on the faith of representation and suffered a loss। तो होप आपको ये फ्रॉड का मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम आगे पॉइंट पे पढ़ते हैं दोस्त।
whether silence amounts to the fraud मीन्स आपके पास कोई बायर आया, वो बोला 50 मेगापिक्सल का है और आपने क्या करा, उसको फोन दे दिया 30 मेगापिक्सल का। तो अगर ऐसे नहीं बोलता, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। वो एग्जांपल मेरा गलत हो गया था, एग्जांपल लेता हूँ। पहले लाइन रीड करता हूँ। मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud. Example लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। A and B being traders enter in a contract. A has a private information of change in prices which would affect B willingness to proceed with the contract. Means A और B, एग्जाम्पल लेता हूँ। B A के पास आया चावल लेने। ए को प्राइवेट नॉलेज थी कि गोइंग फॉरवर्ड चावल का रेट कम होने वाला है, बट ए ने वो चीज बी को शेयर नहीं करी। तो क्या ये बोला जाएगा ए ने फ्रॉड करा है? द लॉ क्लियरली सेज साइलेंस एज टू द फैक्ट्स likely to affect willingness of a person to enter into contact is not a fraud. और बहुत लॉजिकल रूल है, जब दो लोग कमर्शियल डीलिंग कर रहे हैं तो इट्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ कि बोथ हैव अ नॉलेज वो क्या कर रहे हैं। अगर बी इससे राइस खरीद रहा है तो ए को इसको कोई ज्ञान नहीं देना कि भाई तू अभी मत खरीद, बाद में खरीद लियो कि बाद में रेट सस्ता हो सकता है। हो सकता है कि बी के पास उससे बेटर नॉलेज हो कि भाई राइस का रेट गिरने वाला नहीं है, राइस का रेट बढ़ने वाला है। तो हेंस लॉ ये कहना चाह रहा है कि मेयर साइलेंस as to the fact likely to affect willingness of person to enter into a contract is not a fraud. ये आपको समझ में आ गया? आइए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं एक्सेप्शन। In the following cases silence will not silence will not amount to the fraud. फ्रेंड्स दोबारा रीड कर रहा हूं, गलत बोल गया था। इन द फॉलोइंग केसेस साइलेंस विल अमाउंट टू द फ्रॉड। अभी हमने ऊपर पढ़ा एज अ जनरल रूल साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। कैसे, वो हमें समझ में आ गया था। अब हम दो केसेस कर रहे हैं जहां पे साइलेंस को फ्रॉड लॉ ने ट्रीट करा है। क्या केसेस है? वेयर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to them it's the duty of the person keeping silence to speak। ये लाइन एज इट इज लॉ में लिखी है जो मैंने कैप्चर करी है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं लॉ कि पार्टी के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है या कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जहां पे ये मैंडेटरी होता है, ये ड्यूटी है कि पर्सन को बोलना चाहिए, चुप नहीं रहे। अभी लाइन पढ़ते, such duty generally arises where party stands in a fiduciary, ये हमने undue influence में वर्ड पढ़ा था, ट्रस्ट रिलेशनशिप लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको कैप्चर होगा। A sells by auction to B a horse which A knows to be of unsound mind. B is A's daughter and who has just attained majority. अब यहाँ पे ए घोड़ा बेच रहा है बी को, बी इज डॉटर हु हैज जस्ट अटेन द मेजॉरिटी। तो ऑब्वियसली जब डॉटर फादर से कोई चीज बाय कर रही है तो वो एक ट्रस्ट विश्वास कर रही है कि फादर विल सेल अ थिंग इन अ गुड कंडीशन। बट यहाँ पे फादर को पता था कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। हियर द रिलेशनशिप वुड विन द पार्टीज मेक इट्स ए ड्यूटी टू टेल बी दैट हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे अगर बी ए जो है फादर डिड नॉट टेल बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, in that situation it will say the silence of the A will amount to the fraud। अब लाइन रीड करते हैं, where the circumstances of the case are such that it's the duty of the person keeping silence to speak and that person did not speak, in this case silence will amount to the fraud। और वो एक ही केस यहाँ पे हमारे कैप्चर किया गया, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप। सेकेंड केस पढ़ते आइए फ्रेंड, वेयर साइलेंस itself is equivalent to speech। B says to A, if you do not deny it, I shall assume that horse is of sound mind।
A says nothing. Here A silence is equivalent to speech. क्योंकि B ने क्वेश्चन ही ऐसा रेज करा कि if you do not deny it, I shall assume that horse is of sound mind. तो A says nothing, इसका मतलब A यहाँ पे मान रहा है, B ये मान रहा है कि A ने कंकरेंस दे दिया है, A ने बिना बोले ये बोल दिया है कि घोड़ा जो है साउंड माइंड है. Here A silence is equivalent to speech. तो आपको फ्रेंड ये समझ में आया होगा कि whether silence amounts to fraud. In general, silence does not amount to the fraud. In two specific situation, silence amounts to the fraud. अब आते हैं दोस्त effect of fraud on a contract. हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कोएर्जन. हमने कोएर्जन का मतलब समझा था और हमने ये समझा था फ्रेंड्स कि कोएर्जन का कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट है. सिमिलरली हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब समझा था और फिर हमने समझा व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली फ्री कंसेंट के इस टॉपिक में फ्रॉड में हमने पहले मीनिंग समझा कि फ्रॉड क्या चीज है. हमने एक एडिशनल पॉइंट समझा वेदर साइलेंस अमाउंट्स द फ्रॉड. अब सिमिलरली हम ये समझना चाह रहे हैं फ्रेंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड on a contract. Right to rescind the contract means against just like a previous two elements of free consent, coercion and undue influence. Similarly यहाँ पे भी law agree party को right दे रहा है कि you can rescind the contract. अब लाइन रीड करते हैं. The party whose consent was obtained through fraud. मैंने caused by fraud लिखा. अब आप कह सकते हैं the party whose consent was obtained through fraud can rescind the contract. Means in simple words अभी जो हमने word use किया था voidable. The law is giving the right to aggrieved party to make the contract void, but the contract become voidable at the option of the aggrieved party where consent of aggrieved party was obtained through the fraud. But he cannot rescind the contract in the following cases. इसको आगे रीड करते आइए. Where silence in following cases, aggrieved party do not have a right to rescind the contract. बात करते. Where silence amounts to the fraud, the aggrieved party cannot rescind the contract if he has a means of discovering the truth with ordinary diligence. Ordinary diligence का मतलब एक ordinary intelligence. Example देता हूँ. A एक टीचर है, B स्टूडेंट है जो A को पढ़ा रहा है. ना ऑब्वियसली ए और बी के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है. एक्स बी का फ्रेंड है. उसने बोला भाई एक्स के ए के पास मोबाइल फोन है, आईफोन है, वो बेचना चाहते हैं. बी ए के पास गया, बोले सर आप मुझे अपना फोन बेच दीजिए. ए ने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हें फोन बेच रहा हूँ एक अमाउंट के ऊपर. नाउ बी वॉज बाइंग द फोन ऑन द बेसिस इट्स अ मोबाइल, इट्स अ एप्पल फोन. क्योंकि एक्स ने बी को बोल दिया था सर के पास आईफोन है और सर ने सिर्फ कुछ नहीं कहा और ए को बी को फोन बेच दिया. इस केस में क्या ये पॉइंट अराइज होता है कि साइलेंस ए को बताना चाहिए था बी को कि भाई मेरे पास आईफोन नहीं है, नॉर्मल फोन है, आप देख लीजिए पहले. तो यहाँ पे लॉ ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी आदमी अगर नॉर्मल फोन को देखेगा, देखते उसको कुछ समझ में आ जाना चाहिए. मैं सिंपल एग्जांपल लिया है, दो इट सीम्स इमेजिनरी टू यू. हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि जहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशनशिप है और एक पार्टी साइलेंट है और दूसरे पार्टी को ये चीज समझ में आ सकती है, तो उस केस में हम ये बोल रहे हैं द साइलेंस अमाउंट्स टू द फ्रॉड बट द एग्रीड पार्टी डू नॉट हैव अ राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज अ मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी डिलिजेंस. चलो ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. ऊपर आइए, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं A sells by auction to B horse which A knows to be of unsound mind. यहाँ पे हमने सिर्फ पॉइंट को समझाने के लिए क्या बोला था, फिड्यूशियल रिलेशनशिप. इस एग्जांपल को हम आगे पढ़ते हैं. क्या B के पास राइट होगा कि वो रिस्काइंड कर सके. अब अगर कोई आदमी घोड़ा बेच रहा है, हॉर्स बेच रहा है, तो फॉर राइडिंग पर्पस, तो ऑब्वियसली द बायर विल डेफिनेटली टेक अ टेस्ट राइट टू अंडरस्टैंड कि भैया घोड़ा सही है कि नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिलिजेंस. तो यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल में ये समझाने की कोशिश की थी कि इन व्हाट केसेस इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू
टेल, डोंट रिमेन साइलेंट, आप उसको बताइए। बट यहाँ पे लॉ ये कहना चाह रहा है आगे फ्रेंड्स कि अगर वे साइलेंस अमाउंट्स टू द फ्रॉड and the aggrieved party do not have a right to rescind the contract if a means of discovering the truth। यहाँ पे अगर A silent है इस एग्जाम्पल में, तो A has committed a fault because of fiduciary relationship, but यहाँ पे एग्रीड पार्टी को लॉ राइट नहीं दे रहा है, बिकॉज एग्रीड पार्टी द डॉटर ऑफ ए could have take the test ride on the horse to comes to know कि whether horse is of sound mind or not। तो हम जनरल जो बात कर रहे हैं कि aggrieved party has a right to rescind the contract, but in this case the aggrieved party do not have a right to rescind the contract। In what that case, where silence amounts to the fraud, aggrieved party cannot rescind the contract if he has means of discovering the truth with ordinary diligence। आइए आगे सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। वेयर पार्टी गेव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। देखिए ये जो पॉइंट है ये मॉड्यूल में लिखा था, मैंने कैप्चर कर दिया है, बट अगर आप इस पर थोड़ी सी डीपर थॉट दो तो आप बोलोगे सर ये तो फ्रॉड ही नहीं है। बोले फ्रॉड आपने पढ़ाया कब होता है फ्रेंड्स, कि जब पार्टी एक्चुअली डिसीव हुई है, जो चीज उसको बोली गई है गलत, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फिर पार्टी गेव अ कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ द फ्रॉड। तो टेक्निकली वो फ्रॉड कमिट ही नहीं हुआ है, उस केस में जब फ्रॉड कमिट नहीं हुआ है तो ही डिड नॉट गेट अ राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे मैंने क्यों कैप्चर करा है, कहीं बार क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछ सकता है, इन व्हाट केसेस डिस्पाइट बीइंग अ फ्रॉड एग्रीड पार्टी डू नॉट हैव अ राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप दोनों पॉइंट प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे कैप्चर करा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम दो चीजें नहीं पढ़ रहे, नहीं इन द सेंस कि ये दोनों राइट्स पार्ट एग्री पार्टी को कोइजन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं दिए गए थे, ये दोनों राइट पार्टी को किस में दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड में। पहला पढ़ते हैं, राइट टू इंसिस्ट अपॉन द परफॉर्मेंस। इसको हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड may insist that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made had been true। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ए सेलर है मोबाइल का, बी बायर है। बी वांट्स अ 50 मेगापिक्सल कैमरा और ए ने उसको 30 मेगापिक्सल का फोन चिपका दिया, ये बोल के भाई ये तो 50 मेगापिक्सल का फोन है। और उन दिनों मार्केट में 50 मेगापिक्सल की फोन की बहुत शॉर्टेज चली थी। ए को पता चला कि भाई बी ने तो उसके साथ फ्रॉड करा है। अब बी के पास दो ऑप्शन थी, पहली ऑप्शन बी ए के पास जाता, बोले ये अपना मोबाइल फोन वापस लीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए, राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली बी को पता है मार्केट में देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ द 50 मेगापिक्सल फोन। In that scenario, B can go to the court and request the court कि भैया मुझे ए को बोला जाए कि वो मुझे 50 मेगापिक्सल का फोन ला के दे, and that is called right to insist upon specific performance। The party whose consent was obtained by the fraud may insist that he shall be put in a position in which he would have been if representation made had been true। ये right सिर्फ fraud में दे रहा है। And most importantly, right to claim damages। The party whose consent was caused by fraud can claim damages if he suffers a loss। ये right coercion में नहीं है, undue influence में नहीं है, ये right सिर्फ यहाँ पे fraud में दे रहे। एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने बी को फोन बेचा ये कह के कि भाई इसकी जो बैटरी है 5000 mAh की है, और बी को भी यही चाहिए था फोन 5000 mAh का, बिकॉज बी को फोन के थ्रू गूगल मीट पे लंबी लंबी क्लासेस लेनी थी, सो दैट फोन कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट जो फोन था वो एक्चुअली में कितने का था, रहता 2000 mAh का था। तो क्या हुआ, जब बी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था तो बार बार फोन स्विच ऑफ हो रहा था बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बैटरी लाइफ। उसकी वजह से बी के काफी स्टूडेंट्स ने उनकी क्लासेस लेनी बंद कर दी और बी को नुकसान हुआ। इस केस में यहाँ पे बी
के पास लॉ क्या राइट दे रहा है, बी कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, बोलेगा ये लो अपना फोन, मुझे पैसे दो। इन एडिशन टू दैट बी ये भी बोलेगा साहब मुझे तो नुकसान हुआ है, मेरे को इतने स्टूडेंट्स आपकी फ्रॉड की वजह से मेरे स्टूडेंट चले गए, तो मेरे को इतना नुकसान हुआ, ये आप मुझे भी दीजिए। तो यहाँ पे लॉ एग्री पार्टी को राइट दे रहा है कि एग्री पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। इसको मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ दूसरे एग्जांपल से। ए और बी है, क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ए ने बी को थ्रेट दिया कि तुम अपनी कार मुझे 1 लाख की बेच दो, अदरवाइज आई विल किल यू। नाउ बी गेट अ डिप्रेशन, बी को मेंटल स्ट्रेस हो गया। उस मेंटल स्ट्रेस की उसने कार तो बेच दी, और बी को मेंटल स्ट्रेस हो गया कि नहीं अगर नहीं बेचूंगा मार देगा एक्स वाई जेड। तो उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से बी का मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर 50,000 रुपए लग गए। अब कोएर्जन में सिर्फ और सिर्फ लॉ बी को एक राइट दे रहा है, रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। बी कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट कि साहब ए से मेरी कार वापस दिलाई जाए, मैं ए का पैसा वापस कर दूंगा। बट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन केस ऑफ कोएर्जन लॉ इज नॉट गिविंग बी फॉर एनी कंपेंसेशन फॉर लॉस सफर, क्योंकि यहाँ बी ने जो लॉस सफर करा है, एक लाइन बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लॉस। हम ब्रीच में आगे भी पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लॉज का, क्योंकि इनडायरेक्ट क्लॉज की कोई लिमिट नहीं है। बी तो कुछ भी बोल सकता था, सर मेरा मेंटल स्ट्रेन हुआ एक्स वाई जेड, कुछ भी बोल सकता था। हेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस इनडायरेक्ट क्लॉज को कैप्चर ही नहीं करा गया अंडर अ कोएर्जन। बट वो चीज यहाँ पे फ्रॉड में दी गई है। इन केस ऑफ एग्री पार्टी, द एग्री इफ एग्री पार्टी हैज सफर अ लॉस, देन एग्री पार्टी कैन क्लेम द damages फ्रॉम द अदर पार्टी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू इंसिस्ट अपॉन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट टू क्लेम डैमेजेस। तो ये दो राइट नए राइज हो रहे हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इन अ फॉर नॉट बीइंग अ फ्री कंसेंट। बाकी ये दो राइट कहीं और नहीं आए। मैं आपको अभी लाइन बोल देता हूँ, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ डैमेजेस, ये जो राइट टू क्लेम डैमेजेस आ रहा है वो फ्री कंसेंट में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड में दिया है और कहीं नहीं दिया है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी इंटेंशन नहीं है लॉ मेकर कि हम किसी को पेनलाइज करें, बट यहाँ पे फ्रॉड है, इसके लिए पॉइंट दिया जा रहा है। तो होप आपको फ्रॉड समझ में आएगा। नाउ let's take the next element of not being a free consent, misrepresentation। अब यहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक ही फर्क है, वो बताता हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस वेयर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अभी तक फ्रॉड की तरह कॉमन है, एज टू द फैक्ट कॉमन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट नॉलेज ऑफ हिज फॉल्सहुड। यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन में आदमी झूठ बोल रहा है एज टू द फैक्ट, बट उसको नहीं पता वो झूठ बोल रहा है। एंड सेकेंडली विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी हु एक्चुअली एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन कब हो रहा है, हमने कौन पार्टी को झूठ बोला, एज टू द फैक्ट फैक्ट के बारे में बोला, बट जो पार्टी झूठ बोल रही है उसको उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं है कि वो अदर पार्टी को डिसीव करे, बट अदर पार्टी एक्चुअली एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड अ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इट विल बी बीइंग अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जिस पार्टी को मिस रिप्रेजेंटेशन करा गया है उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। आइए आगे पर एग्जाम्पल लेते हैं। A believed that engine of his motorcycle to be in excellent condition. A, without getting it checked on a workshop, told to be that motorcycle was in excellent condition. On this statement, B bought the motorcycle whose engine proved to be defective. Hence, A statement is misrepresentation as the statement turns out to be false, though A did not have a knowledge about his falsehood, and secondly, A did not want to deceive that other party. मीन्स ए की कोई मर्जी नहीं थी कि वो उसको झूठ बोले और वो बी को डिसीव करे, बट ए ने जो चीज एक्चुअली में करी वो सिर्फ उसकी एक गलती थी, उसको उस गलती के बारे में नहीं पता था कि उसकी बाइक का इंजन प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए व्हाइल सेलिंग इज मेयर, मेयर का मतलब घोड़ा गधा, टू बी टेल्स हिम दैट मेयर इज थोरोली साउंड।
A genuinely believes that made to be of sound, although he has no sufficient ground for the belief. Later on, B finds the made to be of unsound mind. The representation by A is a misrepresentation. Again, यहाँ पे जो A ने बेचा है, A has a belief that ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का नहीं है, बट ठीक है बिलीव था और उसको उसके बारे में उसके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था, मतलब वो उसको ये नहीं पता, उसको ये ऐसे बोल सकते हैं कि ए ये बोल के नहीं बेच रहा था कि घोड़ा साउंड माइंड है, बल्कि जबकि वो अनसाउंड माइंड है। ए को जेन्युइनली बिलीव था घोड़ा साउंड माइंड है, और यहाँ पे ए की भी कोई इंटेंशन नहीं थी कि भाई मैं बी को डिसीव करूं। तो डिसीव आप कब करोगे? जब आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कि आप झूठ किसी को क्यों बोलोगे? आपको किसी को डिसीव करना है। तो जब आपको पता ही नहीं कि वो चीज गलत है, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो फैक्ट के बारे में और आपको पता नहीं वो गलत है, इसका मतलब आपकी इंटेंशन उसको डिसीव करने की है ही नहीं। तो उस केस में फ्रॉड नहीं माना जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। A buys an article thinking that it's worth rupees 1 lakh when in fact it worth only 500. There has been no misrepresentation on the part of the seller. The contract is valid. यहाँ पे हम जो बात बोल रहे हैं, there is a no misrepresentation. इस एग्जाम्पल को मैं अभी टेकअप करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको मिस्टेक समझाऊंगा। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मिस्टेक के वक्त आपको मैं इसको और क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको भी क्लियर हुआ होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो रहा है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक ही डिफरेंस है कि फ्रॉड में देयर इज अ नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड विद द इंटेंशन टू डिसीव, और मिस रिप्रेजेंटेशन में देयर इज अ नो नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड एंड देयर इज अ नो इंटेंशन टू डिसीव। तो होप आपको ये मिस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। Effect of misrepresentation on the contract. Right to rescind the contract. यहाँ पे भी law aggrieved party whose consent was obtained through misrepresentation. Right दे रहा है कि आप rescind कर सकते हो। Read करते हैं। The party whose consent was caused by misrepresentation can rescind the contract, but he cannot do in the following cases. Where the aggrieved party cannot rescind the contract if he has means of discovering the truth with ordinary diligence, where the party give the consent in ignorance of misrepresentation. ये दोनों पॉइंट्स फ्रेंड्स सेम है जो हमने ऊपर फ्रॉड में करे थे। राइट टू इंसिस्ट अपॉन द परफॉर्मेंस. The party whose consent was caused by misrepresentation may insist that he shall be put in a position in which he would have been if representation has been true. यहाँ पे भी सेम पॉइंट आ रहा है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस वाला पॉइंट लॉ ने इंक्लूड नहीं करा। क्यों नहीं करा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेलर और बाय की बात करें, सेलर जो चीज बोल रहा है बेच के, उसको नहीं पता था कि भाई वो चीज गलत है। उसने स्टेटमेंट दे दी बट उसको कोई बिलीफ नहीं था वो गलती, मीन्स उसकी इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी। जब इंटेंशन डिसीव करने की नहीं थी तो लॉ ने डैमेजेस का पॉइंट नहीं रखा। यहाँ पे फ्रॉड में डैमेजेस का पॉइंट क्यों रखा है? ताकि लोग जो है फ्रॉड नहीं कर सके। उन्हें पता अगर उन्हें फ्रॉड करा तो उनको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा आज कि भाई हमने मिस रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है। आज हमने दो चीजें फ्रेंड्स कवर करी, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ फ्री कंसेंट की जो चीजें थी, फ्री कंसेंट में हम लोगों ने कोएर्जन कवर करा, अंडर इन्फ्लुएंस कवर करा, फ्रॉड कवर करा, मिस रिप्रेजेंटेशन कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक अप अ स्मॉल टॉपिक ऑफ मिस्टेक एंड आई विल टेक अप अ डिफरेंस बिटवीन द कोएर्जन अंडर इन्फ्लुएंस। और एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more such updates and more such knowledgeable videos. Thank you.